Hello students, good morning to all of you and welcome to all of you in Aura Coaching Institute आगरा। बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, है ना। अपन ने इसमें डिफरेंट केसेस के बारे में देखा। सबसे पहले अपन ने जो डील किया था वो था सर्कुलर चार्ज रिंग से। हमने बेटा उसके एक्सिस पे डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, फिर उसके साथ साथ अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड किया था, है ना। उससे कुछ फॉर्मूलेस भी निकल के आए थे। एक बार बेटा उन फॉर्मूलेस को अपन देख लेते हैं, फिर अपन आगे की तरफ मूव करेंगे, है ना। सबसे पहले बेटा बात करें सर्कुलर चार्ज रिंग की वजह से एक्सिस पे किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी बेटा, वो अपनी निकल के आई थी के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये वैल्यू आपकी निकल के आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। जो Q था बेटा उस सर्कुलर चार्ज रिंग पे दिया गया चार्ज की वैल्यू है। X की बात करें बेटा तो जो रिंग पे सेंटर से उस पॉइंट की दूरी को अपन X बोल रहे थे। R यहां सर्कुलर रिंग की रेडियस है बेटा। तो इस तरीके से अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना। फिर अपन ने बात की थी पोटेंशियल के बारे में। तो जो पोटेंशियल के लिए बेटा फॉर्मूला निकल के आया था वो था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये अपन ने बात की थी लास्ट लेक्चर में। आज बेटा अपन कुछ और डिफरेंट केसेस पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड ही। सबसे पहले आज अपन डील करेंगे बेटा कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में, या फिर इसे बेटा अपन सेल भी बोल देते हैं। एक्चुअली बेटा होता क्या है कि कंडक्टिंग कोई अगर बॉडी होती है और आप उसमें अगर चार्ज प्रोवाइड करा रहे हैं तो दिया गया सारा का सारा चार्ज जो है उसकी सरफेस पे जाके लाई करने लग जाता है। कभी भी कंडक्टिंग बॉडी में जो चार्ज है वह उसके इनसाइड द बॉडी या फिर पूरे थ्रू आउट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे जाके बैठ जाता है। ये बात होती है बेटा कंडक्टिंग के केस में। लेकिन बात करें इसी के अपोजिट बेटा नॉन कंडक्टिंग के केस में, जो अगर अपन किसी बॉडी को जो नॉन कंडक्टिंग बॉडी है उसको अपन चार्ज प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो चार्ज जो है पूरी उसके थ्रू आउट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन कंडक्टिंग बॉडी में वह चार्ज सीधा सरफेस पे जाके लाई करता है, और इसलिए अपन उसको सेल भी बोल देते हैं बेटा, स्फेरिकल सेल, है ना। अंदर क्या है अपन को उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ चार्ज से डील करना है। और स्फीयर में, कंडक्टिंग स्फीयर में जो है सारा का सारा चार्ज बेटा आपका सरफेस पे चला जाता है। इसलिए अपन इसको कंडक्टिंग स्फीयर को सेल भी बोल देते हैं। कई दफा आपको ये चीज क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, तो वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सेल की बात की जा रही है तो आप समझ जाना कि कंडक्टिंग स्फीयर है। अब बेटा इसमें होने क्या वाला है, एक्चुअली अपन एक स्फीयर को चार्ज देंगे और उस स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से किन्हीं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू चेक करेंगे। कुछ पॉइंट ले लेंगे, जैसे कि कुछ एक पॉइंट लेंगे बेटा जो कि उसकी सरफेस से बाहर रहेगा, एक पॉइंट लेंगे बेटा उसके अंदर की तरफ रहेगा, एक पॉइंट उसकी सरफेस पे रहेगा। अपन इन 3 पॉइंट्स में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को चेक करने वाले हैं कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। ये वाला जो बेटा आप डायग्राम देख रहे हैं, इस वाले डायग्राम में अपन इस कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से आउटसाइड द स्फीयर कोई पॉइंट मानेंगे, वहां अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी तरीके से सरफेस पे अपन एक पॉइंट मानेंगे, वहां अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। इसी तरीके से बेटा इनसाइड द स्फीयर कहीं उसके इनसाइड मतलब अंदर की तरफ एक पॉइंट मानेंगे। चलिए अपन देखते हैं कि इन तीनों केसेस में बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वह किस तरीके से वेरी करती है, किन किन चीजों पर डिपेंड करती है।
सबसे पहले बेटा जो अपन बात कर रहे हैं वह बात करेंगे आउटसाइड द स्फीयर। किसकी बेटा? आउटसाइड। अब बेटा इस चीज को समझाने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितनी भी बड़ी बॉडी आपको दे दी जाए, अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल आउटसाइड द बॉडी पूछा जाए तो आप उस बॉडी को एज अ पॉइंट मास ट्रीट करोगे। मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि आपका ये कोई स्फीयर है बेटा, और आपने इसको चार्ज दे रखा है कोई क्यू चार्ज, इस तरीके से वह इसकी सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और आपसे इस कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाए आउटसाइड द स्फीयर, तो आप क्या करोगे बेटा कि इस स्फीयर को एज अ पॉइंट चार्ज डील करोगे, और ये सारा का सारा चार्ज उसके सेंटर पे जाके प्रोवाइड करा दोगे। तो यहां से यहां की डिस्टेंस आप निकाल के आपको दे रखी होगी, और एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट करके आप के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इस तरीके से निकाल सकते हैं। ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं आपको पहले बता चुका हूं। चलिए बेटा देखते हैं आउटसाइड द स्फीयर। मैंने आपको बताया कि कोई एक पॉइंट स्फीयर के बाहर होगा जिसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से स्मॉल आर होगी, और उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा आउटसाइड के लिए वो क्या आने वाला है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मैंने बताया आपको अगर पॉइंट बाहर है तो सारे के सारे स्फीयर को आप एज अ पॉइंट चार्ज डील कर सकते हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर बेटा बात करें इसी फॉर्मूले को सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में, तो आप जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी एक्चुअल में होता क्या है, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं बेटा, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। बात कर रहे हैं अपन बेटा स्फीयर के बारे में, तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया है आप जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। इस तरीके से जब अपन इन टर्म्स की जगह सिग्मा को अप्लाई करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला बेटा निकल के आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में वो आने वाला है बेटा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर यहां पर रेडियस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर है, और स्मॉल आर जो है बेटा यहां पे आपकी कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर से और आउटसाइड द पॉइंट जो आपने माना था उन दोनों की बीच की दूरी है। ये तो बात की बेटा अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब बेटा बात करते हैं अपन पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल के बारे में भी सेम इसी तरीके से अपन इस चीज को डील करेंगे। आउटसाइड द पॉइंट है, अपन पूरे के पूरे चार्ज को उसके सेंटर पे लाई कर देंगे, और एज अ पॉइंट चार्ज उसे अपन डील करने वाले हैं। अब पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल आप जानते हैं के क्यू अपॉन आर। इसी तरीके से यहां देखा जाए बेटा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है आउटसाइड द स्फीयर वो आने वाला है के क्यू अपॉन आर। के को अपन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं जिसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अगर पोटेंशियल को भी बेटा बात की जाए सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में, तो जो फॉर्मूला आपका निकल के आता है बेटा वो आता है सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। ये तो बेटा बात हुई आउटसाइड द स्फीयर के बारे में। अब अपन बात करेंगे बेटा सरफेस पे अगर अपन ने कोई पॉइंट माना है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिलने वाली है। ये जो फॉर्मूलेस बेटा निकल के आ रहे हैं मैं आपको बता दूं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसी से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग और स्फीयर, यही दो ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है बेटा। एक आप मान के चलें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर तो एक डाइपोल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 2-3 जो पॉइंट्स हैं इनको ध्यान से समझें, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चल रहा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं बेटा।
कभी आपसे ग्राफ्स के बारे में पूछ लेगा कि किस तरीके से वेरिएशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो इस तरीके से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रखे हैं, है ना। अब बात करेंगे बेटा सरफेस पर। अभी अपन ने बात की थी आउटसाइड द स्फीयर, लेकिन अब अपन बात कर रहे हैं सरफेस पे। कोई स्फीयर है बेटा और उसके सरफेस पे अपन ने कोई एक पॉइंट मान लिया, और उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वह क्या मिलने वाली है। जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सरफेस पे वो आपकी रहेगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहां एक अंदर है बेटा, यहां आर जो है आपकी रेडियस है, और वहां जो आर थी बेटा स्मॉल आर, मतलब कि सेंटर और पॉइंट के बीच की दूरी थी। तो सेम मत समझना बेटा, फॉर्मूलेस अलग हैं। वहां आर आपकी डिस्टेंस है पॉइंट और सेंटर के बीच की, यहां जो कैपिटल आर है ये आपकी रेडियस है स्फीयर की। और जो आपका बेटा सिग्मा के फॉर्म में अगर देखा जाए स्फीयर की वजह से सरफेस पे, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। और पोटेंशियल की बेटा बात की जाए तो के क्यू अपॉन आर। एक्चुअली यहां थोड़ा सा ये मिस प्रिंट है, ये बेटा आर होगा ना, के क्यू अपॉन आर मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई क्यू अपॉन आर। और अगर इसी को अपन बात करें सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में, तो सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी सरफेस के बारे में बात हुई बेटा, है ना। अभी इस चीज को अपन डायग्राम की हेल्प से भी समझेंगे। अभी आप इन फॉर्मूलेस को अच्छी तरीके से अपने नोट्स में मेंशन करें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन जैसे ही ये टॉपिक क्लियर होगा फिर अपन इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत सारी करने वाले हैं। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाएंगे। इसलिए बेटा इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझने की कोशिश करें, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें बेटा, है ना। अब बेटा बात करते हैं इनसाइड द स्फीयर के बारे में, है ना। Inside the conducting charged sphere, electric field is zero and potential remain constant at all points and equal to the potential of the surface. काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा कि कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जैसे ही अपन अंदर इंटर करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वह जीरो हो जाती है। इस चीज का जो एक और उदाहरण मैं आपको दूं, कभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वह मेटल या किसी भी कंडक्टर को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, कभी एंटर नहीं कर पाती हैं। आपने देखा होगा कि कभी अगर बिजली कड़क रही होती है तो अगर आप कार चला रहे हैं तो उस कार में ही बैठना आप सेफ समझते हैं। उसका रीजन ये है बेटा कि आप एक मेटेलिक कार में बैठे हुए हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कार को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि मेटेलिक कंडक्टर सीट है या फिर कोई बॉडी है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, तो आप सीधे से जवाब बोलेंगे जीरो। इसी तरीके से बेटा इस केस में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर आपको जीरो मिलेगा। लेकिन बात करें बेटा पोटेंशियल के बारे में, तो जो पोटेंशियल है आपका वह इनसाइड द बॉडी कांस्टेंट हो जाता है। वह कांस्टेंट हो जाता है और कितना हो जाता है वो बेटा आपकी सरफेस पे जितना आपका पोटेंशियल था उसी के बराबर थ्रू आउट द बॉडी रहता है। चलिए फटाफट से नोट कीजिए, फिर अपन बेटा इसके ग्राफ्स के बारे में जानेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहीं इन ग्राफ्स की वजह से आप कई बार चीज़ों को उलझा देते हैं, तो अपन इन ग्राफ्स को बेटा थोड़ा सा आराम से और अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। फटाफट नोट कीजिए फिर अपन आगे मूव करते हैं। चलिए बेटा
बात करते हैं बेटा ग्राफ के बारे में। सबसे पहले अपन ग्राफ जो समझने वाले हैं वह इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखते हैं। पहले बेटा अपन ने सबसे पहले जो बात की थी वो बात की थी आउटसाइड द स्फीयर। तो जहां वो फॉर्मूला निकल के आया था बेटा वो क्या था, ई आउटसाइड, जो आपका फॉर्मूला था बेटा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला निकल के आया था। स्मॉल आर यहां आपके सेंटर और पॉइंट के बीच की दूरी थी बेटा। फिर अपन ने बात की थी बेटा सरफेस के बारे में, ई सरफेस। तो जो आपका फॉर्मूला निकल के आया था के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब कि रेडियस का स्क्वायर। फिर बात की थी बेटा इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड जो बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वह जीरो निकल कर आया था। अब बेटा बात की जाए कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह डिस्टेंस पे डिपेंड है, किस तरीके से वेरी कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। ये आपका कोई चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर रखा हुआ है। मान के चलते हैं कि एक्स एक्सिस पे अपन कोई डिस्टेंस लेते हुए चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है वो वेरी करेगा डिस्टेंस के हिसाब से। अभी अपन यहां से बेटा चलना स्टार्ट कर रहे हैं और सरफेस तक जाएंगे तो जो आपका ग्राफ है वह जीरो रहेगा, ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल सट के रहेगा, क्योंकि इनसाइड द स्फीयर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं पाया जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो रहेगी। जैसे ही अपन बेटा सरफेस पे आएंगे तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वह मैक्सिमम मिलेगी आपको, और वहीं से आपका ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। ये सरफेस पर है बेटा, है ना। और ये जो वैल्यू है आप जानते हैं कितनी है बेटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जैसे जैसे अपन दूर होते जाएंगे बेटा और सरफेस से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी। वह घटती किस प्रोपोर्शन में जाएगी वो आपको पता है, 1/स्मॉल r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। ये बेटा बात की अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इसी तरीके से अपन बात करते हैं बेटा पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल के लिए भी तीन केसेस हैं, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। बेटा अभी अपन सेंटर पे हैं और मैंने आपको बताया कि पूरी थ्रू आउट द कंडक्टिंग स्फीयर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वह कांस्टेंट रहती है, और वह सरफेस पे जितनी पोटेंशियल थी उसके बराबर रहती है। अब बेटा जैसे ही अपन सेंटर से सरफेस के लिए चलेंगे कांस्टेंट पोटेंशियल मिलेगा, और वह कांस्टेंट पोटेंशियल ये रहने वाला है जो सरफेस पर है। वो उसकी वैल्यू आप जानते हो कितनी बेटा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। लेकिन जैसे ही बेटा अपन स्फीयर से बाहर की तरफ मूव करेंगे आपका पोटेंशियल घटता हुआ चलेगा। अब वह किस प्रोपोर्शन में घटेगा आप जानते हैं, वी आउटसाइड जो है बेटा आपका होता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर, मतलब कि वी आउटसाइड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपका ग्राफ मिलने वाला है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू है कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के केस में वह किस जगह पाई जाती है, तो आप बोलेंगे सरफेस। और इसी तरीके से पोटेंशियल के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे थ्रू आउट द कंडक्टिंग स्फीयर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम, और मैक्सिमम जो है वो आपकी थ्रू आउट द बॉडी रहती है। जैसे जैसे अपन बॉडी से दूर जाएंगे आपके पोटेंशियल की वैल्यू 1/r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल से घटना स्टार्ट हो जाती है ना। चलिए नोट कीजिए बेटा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सॉरी बेटा। चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब अपन बात करने वाले हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में। किसके? अभी तक जो अपन ने बात की बेटा वो बात की थी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, लेकिन अभी जो अपन बात करने वाले हैं वो बेटा बात करेंगे नॉन कंडक्टिंग के केस में। मैंने आपको बताया था कि नॉन कंडक्टिंग के केस में होता क्या है बेटा कि जितना आप चार्ज प्रोवाइड करा रहे होते हैं बॉडी को, वह सारा का सारा चार्ज उसकी थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्मली। लेकिन कंडक्टिंग के केस में कुछ अलग था। जितना आपने चार्ज प्रोवाइड कराया था वह जाके सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। चलिए इसमें भी अपन बेटा नॉन कंडक्टिंग के केस में 3 पॉइंट्स लेने वाले हैं और तीनों पॉइंट्स पे अपन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखने वाले हैं। पहला पॉइंट अपन लेंगे बेटा कोई यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जो पहला पॉइंट अपन लेंगे आउटसाइड द स्फीयर, फिर अपन लेंगे बेटा सरफेस और फिर लेंगे अपन इनसाइड द स्फीयर। इन सब चीजों में बेटा करना क्या है मैं आपको बता दूं कि आपको फॉर्मूलेस रटे होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। आपसे पूछ लिया जाएगा सीधे सीधे, सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। नीट के अंदर बेटा फिजिक्स का जो लेवल है वह काफी इजी हो चुका है। कोई कॉन्सेप्चुअल कोई थियोरटिकल क्वेश्चन ऐसा आ ही नहीं रहा है पिछले 4-5 साल का एनालिसिस करें कि जिससे बच्चे को कोई दिक्कत हो। बस आपका अगर बेसिक क्लियर है, आपने चीजों को ढंग से समझते हुए पढ़ा है, तो आप सीधे फॉर्मूले लगा के आंसर निकाल के टिक लगा सकते हैं। बस बेटा करना क्या है, आपको चीजों को हल्के में नहीं लेना है। जो भी आपको अगर लग रहा है कि इजी है तो आप उस पर और अच्छी कमांड बना लीजिए, क्योंकि जितनी अच्छी कमांड आपकी किसी कॉन्सेप्ट पे रहेगी आपका उतना समय आपके पेपर में बचेगा। चलिए देखते हैं बेटा अपन तीनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या क्या रहने वाली है। पहले बात करेंगे बेटा आउटसाइड द स्फीयर में। जो आउटसाइड द स्फीयर है बेटा, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वह सेम ही होती है जैसे आपकी कंडक्टिंग के केस में थी। क्यों सेम है बेटा? क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी भी तरीके की बॉडी हो और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल उस बॉडी के बाहर पूछ लिया जाए तो आप उस बॉडी के चार्ज को उसके सेंटर पे मानते हुए सॉल्व करोगे। अब यहां बात किया आउटसाइड के लिए, तो यहां चाहे नॉन कंडक्टिंग हो या कंडक्टिंग हो, अपन सारे के सारे चार्ज को उसके सेंटर पे मानते हुए चलेंगे। और उस केस में जो आपका फॉर्मूला निकल के आता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, आप जानते हैं वो रहता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 1/4πε0 को अपन यहां के बोलते हैं, है ना। फिर बेटा बात करें पोटेंशियल, वह भी सेम रहने वाला है जो कि कंडक्टिंग के केस में रहा था, क्योंकि आउटसाइड में कोई बदलाव आता ही नहीं है। आउटसाइड के केस में अपन सारे के सारे चार्ज को उसके सेंटर पे रखा हुआ मानते हैं और उसे अपन एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट करते हैं। फिर बेटा बोल रहा है कि इफ द स्फीयर है यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देन द रो। सिग्मा पता है बेटा आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, लैम्डा बेटा आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, और बात करें रो के बारे में तो रो जो है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। क्योंकि यहां जो है चार्ज आपका सरफेस पे ना मिलके थ्रू आउट द वॉल्यूम मिलने वाला है, और जब चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है तो उस केस में अपन को जो जरूरत पड़ेगी वह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए यहां अपन रो का यूज करेंगे बेटा, है ना। अगर रो के केस में आउटसाइड का फॉर्मूला देखें तो बेटा ये निकल के आता है रो आर क्यू अपॉन में 3ε0 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। इसी तरीके से आप वी पोटेंशियल भी देख सकते हैं ना। आप ये फॉर्मूलेस ना भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। आज तक इनसे रिलेटेड
कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, मैंने सारी चीजें एनालिसिस की हैं। लेकिन बेटा अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप इस रो का फॉर्मूला तो जानते ही होंगे, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इसकी हेल्प से आप इस फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन करके ये फॉर्मूला स्वयं ही ला सकते हैं। तो जो मेन फॉर्मूला है बेटा वो ये याद रखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चंस यहां से पूछा जाएगा। बहुत ही कम रेयर केस है कि आपको क्वेश्चंस यहां से पूछ लिया जाए, है ना। फिर बेटा अपन बात करेंगे सरफेस के लिए। तो जो सरफेस के लिए जो फॉर्मूला है बेटा वह भी कंडक्टिंग के केस में जो आया था वही सेम रहने वाला है। इसी तरीके से पोटेंशियल भी बेटा सेम रहेगा जैसे कि आपके कंडक्टिंग स्फीयर के केस में आया था ना। जो बदलाव आता है बेटा नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग है वह आता है इनसाइड के केस में। एक्चुअली कंडक्टिंग के केस में इनसाइड द वॉल्यूम कोई चार्ज ही नहीं था, लेकिन यहां नॉन कंडक्टिंग में चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए यहां कुछ ना कुछ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने लग जाता है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बेटा वैल्यू रहती है वो आपकी क्या है, बात करें बेटा इनसाइड द स्फीयर के बारे में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में वो आपको मिलती है 1/4πε0 मल्टीप्लाई बाई Q/R3। इससे अपन बोल सकते हैं कि Q/R3 मल्टीप्लाई बाई R, ये आपकी वैल्यू मिलती है। यहां थोड़ा सा बेटा मिस प्रिंट है, स्मॉल आर का भी मल्टीप्लाई रहता है। एक्चुअल में जो स्मॉल आर है बेटा वह सेंटर से और जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट के बीच की दूरी है। तो जो फॉर्मूला आता है बेटा इनसाइड के केस में वो रहता है आपका KQ/R3 मल्टीप्लाई बाई स्मॉल आर। ये आपका इनसाइड के केस में रहता है ना। अब इस फॉर्मूले से जो अपन देख पा रहे हैं बेटा वो ये है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वह डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि बात करें के और क्यू की ये कांस्टेंट रहने वाले हैं, बात करें रेडियस की ये भी कांस्टेंट है, लेकिन स्मॉल आर आपका चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे आप पॉइंट चेंज करोगे, जगह चेंज करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग मिलने वाली है। वो किस तरीके से वेरी करती है डिस्टेंस के साथ वह आप देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड के केस में वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। फिर बेटा बात करें वी इनसाइड मतलब पोटेंशियल इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में ये मिलने वाला है आपको KQ3 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में 2R3। इसे आप डायरेक्ट याद रखें। एक रिलेशन निकल के आता है बेटा जो काफी इंपॉर्टेंट है कि V जो सेंटर पर रहता है ना बेटा, पोटेंशियल जो सेंटर पर रहता है वह सरफेस के पोटेंशियल के 3/2 टाइम्स रहता है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं बेटा जो आपको पोटेंशियल सेंटर पर मिलेगा वह 3/2 टाइम्स होगा जो पोटेंशियल सरफेस पर मिलेगा उसके। ये रिलेशन यहां से निकल के आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लिया जाता है बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर पोटेंशियल का नॉन कंडक्टिंग के केस में। तो जो पोटेंशियल है वह सेंटर पे सबसे ज़्यादा, फिर सरफेस पे और फिर आउटसाइड द स्फीयर। चलिए बेटा फटाफट से नोट कीजिए फिर अपन आगे मूव करते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं। ये तो बेटा बात हुई थी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स के बारे में।
इसमें करना कुछ नहीं है आपको बेटा, फॉर्मूलेज डायरेक्ट याद रखने हैं, फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। आप फॉर्मूले लगाएंगे और आप आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं। अभी कुछ छोटे से एक दो केसेस और हैं बेटा, वो देख लेते हैं। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, जेई के अंदर काफ़ी बार इसमें क्वेश्चंस आ रखे हैं। इनफाइनाइट थिन प्लेट सीट अगर आपको दे रखी है, ये बेटा चार्ज है। इनफाइनाइट थिन प्लेट सीट मतलब कि बहुत पतली सीट, इनफाइनाइट लंबाई की, और आपको उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाए। ये सीट है बेटा ना, इस तरीके से ये सीट है इनफाइनाइट थिन, और इसकी वजह से आपको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वैल्यू पूछ ली जाए तो आप जो डायरेक्ट बोलेंगे बेटा वो आंसर आपका रहेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, कभी कभी क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछ लेता है कि इनफाइनाइट थिन प्लेट सीट की वजह से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी है तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अब बेटा बच्चे क्या करेंगे कि डिस्टेंस चेंज हुआ तो वो समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा, लेकिन आप इस फॉर्मूले में देख सकते हैं कि कहीं भी डिस्टेंस पे डिपेंडेंसी ही नहीं है। तो जो इस फॉर्मूले का जो मेन रोल है बेटा वो यही है, इनफाइनाइट थिन प्लेन सीट के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वह डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती है, और जिसका फॉर्मूला रहता है वह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एप्सिलॉन नॉट एक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। फिर अब बेटा अपन बात करें कंडक्टिंग सरफेस के बारे में, है ना, ये थोड़ा सा थिन ना होके थिक रहेगी। इसमें क्या होगा कि जो चार्ज है वह कंडक्टिंग है बेटा, तो जो चार्ज है बेटा वो दो सरफेस फेस पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आती है। दो पढ़े अपन ने, नॉन कंडक्टिंग थिन और कंडक्टिंग। अगर बात की जाए बेटा कंडक्टिंग के बारे में, थिन प्लेट के बारे में, तो जो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, और लास्ट जो अभी आया था वो क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, बस इसका जो यूज आएगा वो ये है कि जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अभी बेटा अपन स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू कोसेंट्रिक स्फेयर्स, मतलब कि कोसेंट्रिक मतलब कि बहुत सारे स्फेरिकल होंगे, मतलब स्फेयर्स होंगे और उनका जो सेंटर है वह कॉमन होगा। ये कोई मान के चलते हैं सेंटर है, एक स्फेयर ये है, दूसरा स्फेयर, तीसरा स्फेयर, तो ये कोसेंट्रिक स्फेयर्स हैं, सबका जो सेंटर है वह कॉमन है। इस तरीके से बहुत सारे कोसेंट्रिक स्फीयर्स की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे अपन। है कुछ नहीं बेटा, चीजें वही हैं सारी की सारी, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको और क्लेरिफाई हो जाएंगी चीजें। बात करें बेटा, अगर अपन यहां कोई एक पॉइंट मान लेते हैं 1 और यहां मान लेते हैं 2, V1 पोटेंशियल एट पॉइंट 1 पे जो पोटेंशियल आने वाला है वह इस स्पेयर की वजह से और बड़े वाले स्पेयर की वजह से, दोनों की वजह से आएगा। इस स्पेयर की वजह से बेटा आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, यह बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, और आपको निकालना आता है पोटेंशियल एक स्फीयर की वजह से आउटसाइड द बॉडी। वो आप पढ़ चुके हो, के क्यू अपॉन
स्मॉल आर यानी कि डिस्टेंस यहां से और यहां की डिस्टेंस जो क्या है बेटा R2, तो यहां R2। अब इस पॉइंट पे बेटा इसकी वजह से तो होगा ही होगा, लेकिन इस वाले स्पेयर की वजह से भी होगा। तो इस वाले स्पेयर के लिए जो ये पॉइंट है सरफेस पे लाई कर रहा है, और सरफेस पे जो पॉइंट लाई करता है आप जानते हो उसके लिए जो वैल्यू आती है बेटा निकल के पोटेंशियल की, वो क्या रहती है के क्यू अपॉन रेडियस ऑफ स्पेयर। इस वाले बड़े वाले स्पेयर की जो रेडियस है वो भी R2 है, और इस वाले छोटे पे Q1 चार्ज है और बड़े वाले पे Q2 चार्ज है, तो के क्यू वन अपॉन स्मॉल R1 प्लस के क्यू अपॉन स्मॉल R2, इस तरीके से पॉइंट वन पे पोटेंशियल आ जाएगा। बात करें बेटा पॉइंट टू के लिए, जो कि थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, वहां अपन ने पॉइंट वन के लिए आसानी से निकाल लिया। अब बेटा बात कर रहे हैं पॉइंट टू के लिए, तो इस वाले स्फीयर की वजह से भी पोटेंशियल होगा और बड़े वाले स्फीयर की वजह से भी पोटेंशियल होगा, लेकिन इसके लिए बेटा छोटे वाले स्फीयर के लिए जो जो 2 पॉइंट है वह सरफेस पे लाई कर रहा है, और बड़े वाले स्फीयर की वजह से जो पॉइंट 2 है वह इनसाइड द स्फीयर लाई कर रहा है। और दोनों केसेस आप पढ़ चुके हैं, आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं कि छोटे वाली की वजह से यदि सरफेस पे है तो के क्यू अपॉन R1, और बड़े वाले की वजह से बेटा अगर इनसाइड द बॉडी है तो आप जानते हैं कि इनसाइड द बॉडी जो पोटेंशियल है कंडक्टिंग के केस में वह कांस्टेंट रहता है और वह सरफेस के बराबर रहता है। तो यहाँ पे जो है पॉइंट टू पर बाहर वाले स्पेयर की वजह से जो पोटेंशियल आएगा कि Q2 अपॉन R2। इस तरीके से अपन कितने भी स्फेरिकल रख लें और बढ़ा देते, एक और पॉइंट यहां ऐड करके आ जाता तीसरे स्पेयर की वजह से। बस अपन को बेटा यहां जो समझने वाली चीज है वो ये है कि आपका पॉइंट कहां लाई कर रहा है, सरफेस पे है या इनसाइड है या आउटसाइड है, और इसके फॉर्मूलेस आपको रटे हुए होने चाहिए, तभी आप इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फटाफट नोट कीजिए मेरे, फिर अपन आगे मूव करते हैं। चलिए बेटा देखते हैं। इसी तरीके से बेटा कुछ अलग अलग पॉइंट्स ले लिए हैं यहाँ, जैसे दो कोसेंट तीन कोसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमें समय खराब बिल्कुल ना करें। मैंने जो पिछला वाला आपको कॉन्सेप्ट समझाया है वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करना है। बस आपको पॉइंट्स की जानकारी होनी चाहिए कि जैसे ये ए पॉइंट है वह छोटे वाले स्पेयर के लिए बाहर है और इन दोनों स्पेयर्स के लिए इनसाइड द स्पेयर लाई कर रहा है। और आपको फॉर्मूला यदि आपको पता है तो आप आसानी से आंसर्स भी निकाल सकते हैं। बेटा बात करते हैं अब एक रिलेशन के बारे में जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में होता है, जहां से क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। कई दफ़ा यहाँ से इस रिलेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है बेटा, इसलिए इस रिलेशन को ध्यान से समझें। इन इलेक्ट्रिक फील्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इससे पहले बेटा आपने एक टर्म और सुना होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक्चुअली ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर अपन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस कर रहे हैं, मैं दोबारा से बोलूंगा, ग्रेडियंट जो वर्ड है वह उस केस में लगाया जाता है कि अपन किसी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब यहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर है, इसका मतलब कि जो ये बोलना चाह रहा है बेटा dv अपॉन dr, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस।
तो ये बात हुई पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई एक डायरेक्शन होगी। जो इसकी डायरेक्शन होती है बेटा वह अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है। मतलब इससे अपन बोल सकते हैं कि dv अपॉन dr जो है माइनस टाइम्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये रिलेशन इन बातों से निकल के आ रहा है। माइनस साइन मैंने इसलिए लगा दिया बेटा क्योंकि माइनस जो यहां डिनोट कर रहा है वो ये है कि जो आपकी डायरेक्शन है पोटेंशियल ग्रेडियंट की वह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट मिलेगी। क्लियर है? वही बात ये कर रहा है। अब बेटा आपने एक यूनिट पढ़ी होगी वोल्ट पर मीटर, जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। वो यूनिट यहां से आई क्योंकि जो पोटेंशियल की वैल्यू है वह जो यूनिट है वह वोल्ट होती है और डिस्टेंस की यूनिट मीटर। यहां से निकल के आपकी वह यूनिट आई थी वोल्ट पर मीटर। बेटा कभी कभी पूछ लिया जाता है, मतलब आपसे अगर V और R के बीच में ग्राफ दे दिया जाए तो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ ली जाएगी, तो आप क्या करेंगे? सिंपल सा उस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे और आप जानते हैं कि जो स्लोप है वह tan थीटा के बराबर होता है और वही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दे देगा। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए बेटा फटाफट। चलिए बेटा आगे मूव करते हैं अपन। चलिए बेटा ये तो बात हुई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में। अभी तक अपन ने जो इम्पोर्टेंट पोर्शन था उसको डील किया। इन सब चीज़ों को बेटा आप अच्छे से एक बार लेक्चर लेने के बाद रिवाइज करें, फिर अपन इस पे नेक्स्ट लेक्चर में जो लेके आएंगे इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आने वाले हैं। तब तक आप अपने कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर रखें और इसको बार बार रिवाइज करें। अगले लेक्चर में उसके बाद अपन जो सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं उन प्रॉपर्टीज को जानेंगे, क्योंकि कभी कभी यहाँ से क्वेश्चंस भी आ रखा है क्लोज लूप बनाती है या नहीं, क्या डायरेक्शन रहती है, किस तरीके से रहती है। तो इन सब चीज़ों को अपन नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। बेटा तब तक आप जितना भी मैंने आज पढ़ाया उस चीज़ को रिवाइज करते रहें और अपने नोट्स प्रॉपर रखें, है ना। अगर वीडियो बेटा आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि बेटा इस चीज़ से अपन को मोटिवेशन मिलता है। अगर और कोई कमी दिख रही है आपको, कोई लग रहा है कि चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लीव करें, आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा बेटा। लेकिन आपसे बस एक ही छोटी सी गुजारिश है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक हमारे लिए भी ये बेटा मोटिवेशन का काम करते हैं, है ना। चलिए ऑल द बेस्ट बेटा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, रिजल्ट बेहतर 100% मिलेगा, है ना। अगर आप ईमानदार हैं ना अपने काम के प्रति तो रिजल्ट 100% आपको बेहतर मिलेगा।